आज का टॉपिक जो रहेगा आपका नीति निर्देशक तत्व की बात करेंगे, तो आज का टॉपिक रहेगा, ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। नीति निदेशक तत्व, ठीक है। आज का क्या है, ये टॉपिक है। टॉपिक सभी लोग दे दीजिए। ठीक है, इसमें हम लोग क्या देखेंगे, इसको हम लोग क्या बोलते थे, डीपीएसपी कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, डीपीएसपी, ठीक है। समझ लीजिए, ठीक है। संविधान के किस भाग में आपको देखने को मिलता है, तो आपको संविधान के भाग 4 में आपको अच्छा। देखने को मिल जाता है। किसमें देखने को मिलता है, भाग 4 में। ये सब नोट नहीं करना है, बस समझा दे रहा हूँ, ठीक है। पढ़ना क्या क्या हमको, तो सबसे पहले देखेंगे लोक कल्याणकारी, ठीक है। नीति निदेशक में हमको लोक कल्याणकारी राज्य क्या होता है, ठीक है। लोक, ठीक है, कल्याणकारी राज्य को देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट के संबंध को देखेंगे। दोनों के बीच में क्या संबंध है, मतलब नीति निदेशक तत्व और मौलिक अधिकार के बीच में संबंध क्या है, ठीक है। इसको आपको देखने को देखेंगे इसमें हम लोग। अब यहाँ पे देखेंगे डीपीएसपी की बात करेंगे और मौलिक अधिकार में अंतर क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग, ठीक है, डीपीएसपी को लागू करने के लिए भारत सरकार क्या प्रावधान कर रही है, ठीक है। डीपीएसपी को लागू करने के लिए भारत सरकार क्या प्रावधान कर रही है, ठीक है। भारत सरकार क्या कोशिश कर रही है, किस प्रकार से डीपीएसपी के प्रावधानों को लागू किया जाए। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे डीपीएसपी को लागू करने के लिए बिहार सरकार ने क्या क्या किया है। ये सब हमारे मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी बन जाता है, ठीक है। बिहार सरकार की कोशिश क्या रही है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। साथ में हम लोग देखेंगे इसकी आलोचना किस प्रकार से की जाती है, ठीक है। इसकी आलोचना बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा, बहुत महत्वपूर्ण है आलोचना, ठीक है। साथ में हम लोग देखेंगे, ठीक है, डीपीएसपी, ठीक है, वर्सेस फंडामेंटल राइट। डीपीएसपी वर्सेस फंडामेंटल राइट में न्यायालय का क्या कहना है, ठीक है। मतलब न्यायालय ने क्या निर्णय दिया, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, ठीक है। मतलब एससी एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय है, इन सारे चीजों को आज हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले टॉपिक आप दीजिए, नीति निदेशक तत्व क्या है। पहला टॉपिक क्या होगा, ये सारे चीजों को हमको पढ़ना है, ठीक है। मैंने जो भी अभी लिखा है सबको पढ़ना है, लेकिन सबसे पहला टॉपिक आपका होगा, क्या होगा, नीति निदेशक तत्व क्या है। लिख लिया तो बता दीजिएगा, जैसा। क्या लिखेंगे। नीति निदेशक तत्व क्या है, नीति, ठीक है, निदेशक, ठीक है, तत्व क्या है, हो गया। चलिए, यहाँ पे एरो देकर लिखना शुरू कीजिए। चलिए लिखिए, भारत के संविधान के भारत के संविधान के भाग 4 में, भारत के संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 के मध्य, भारत के संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 के मध्य नीति निदेशक तत्वों का वर्णन किया गया है। भारत के संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 के मध्य नीति निदेशक तत्वों का वर्णन किया गया है। नीति निदेशक तत्व, नीति निदेशक तत्व प्रस्तावना में उल्लेखित आदर्शों और व्यवहार को लागू करने के लिए दिए गए निर्देश हैं। नीति निदेशक तत्व प्रस्तावना में उल्लेखित आदर्शों और व्यवहार को लागू करने के लिए दिए गए निर्देश हैं, ठीक है। इनके माध्यम से इनके माध्यम से प्रस्तावना में नीति उल्लेखित। निदेशक तत्व प्रस्तावना में उल्लेखित आदर्शों और व्यवहार को लागू करने के लिए दिए गए निर्देश हैं। प्रस्तावना में उल्लेखित आदर्शों और व्यवहार को लागू करने के लिए दिए गए निर्देश हैं। हो गया, हो गया, आगे लिखाओ। जी सर। इनके माध्यम से भारत में इनके माध्यम से भारत में सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय,
के साथ सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना की जाती है। इसके माध्यम से भारत में इनके माध्यम से या फिर इसके माध्यम से भारत में सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना की जाती है। ठीक है, लिख लिया आपने? सर, सामाजिक लोकतंत्र कहने से क्या तात्पर्य में हो रहा है यहाँ पे? बताऊंगा आगे, ठीक है, सब बताएंगे। ठीक है, सामाजिक लोकतंत्र क्या होता है। ठीक है, जब गांधीवादी विचारधारा को साम्यवादी विचारधारा को जब एक साथ मिलाते हैं तो सामाजिक लोकतंत्र निकलता है। ठीक है, जैसे हाँ। साम्यवादी विचारधारा करता है, संपत्ति का संकेंद्रण एक आदमी के हाथों में नहीं हो, संपत्ति को अमीरों से छीनो और गरीबों में मतलब और क्या करो, गरीबों बांट में दो। ठीक है, ये साम्यवादी विचारधारा है। जबकि गांधीवादी विचारधारा ये नहीं कहता, कहता है नहीं, किसी भी अमीर से संपत्ति को छीनना नहीं है, लेकिन गरीब को भी गरीब नहीं रहने देना है। ठीक है, मान लीजिए किसी अमीर के पास 10 लाख रुपया है, ठीक है, तो ऐसा नहीं किसी गरीब के पास कुछ भी नहीं होना चाहिए, गरीबों के पास भी थोड़ा थोड़ा होना चाहिए। जैसे कि से जैसे एक आईफोन का कीमत अगर 1 लाख रुपया है, तो फोन तो सबको जरूरत है, तो सबको मतलब 10-10 हजार वाला 10 आदमी में उस फोन को बंटवारा होना चाहिए। जबकि साम्यवाद सीधे कहता है, से मतलब किसी भी फैक्ट्री को पनपने न दो, पूंजीवाद की पूरी तरीके से खात्मा करो, इन सब पे साम्यवाद काम करता है। जबकि समाजवादी विचारधारा, जो कि गांधीवादी विचारधारा से मुख्यतः मतलब क्या बोलते हैं, पूरा। प्रेरित है, तो वह इन सब चीजों में विश्वास नहीं करता है। ठीक है, पूरी तरीके से संपत्ति का, ठीक है, विनाश में विश्वास नहीं करता है। ठीक है, वही समाजवादी लोकतंत्र होता है। जी सर। समझ गए? जी लिख लिया सर। आपने? कहां तक जी लिखा, सर। क्या लिखा? इनके माध्यम से भारत में सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय के साथ सामाजिक हम्म, लोकतंत्र की स्थापना की जाती है। ठीक है। अब एक स्टेटमेंट है, ठीक है, एक स्टेटमेंट है डॉक्टर पाइली का। ठीक है, ध्यान में रखें, डॉक्टर पाइली है, उनका स्टेटमेंट लिखे यहाँ पे पैराग्राफ चेंज करके यहाँ पे इन्वर्टेड कमा के अंदर लिखिए डॉक्टर पाइली के अनुसार। डॉक्टर पाइली दे दीजिएगा। ठीक है, डॉक्टर पाइली डैश देके लिखिए। ठीक है, डॉक्टर पायली देखिए, डैश देके लिखिए। नीति निर्देशक तत्व भारत में प्रजातांत्रिक भारत की नीति निर्देशक तत्व भारत में प्रजातांत्रिक भारत की संकल्पना को तय कर संकल्पना देखिए, नीति निर्देशक तत्व भारत में प्रजातांत्रिक भारत की संकल्पना का स्वरूप तय करते हैं। क्या करते हैं? स्वरूप तय करते हैं। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व भारत में प्रजातांत्रिक भारत की संकल्पना का स्वरूप तय करते हैं। ठीक है, जी सर। संकल्पना का स्वरूप तय करते हैं। ठीक है, हम्म। संकल्पना का स्वरूप तय करते हैं। ठीक है, तय करते हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और जी। और जब सरकार द्वारा इन्हें लागू किया जाएगा, और जब सरकार के द्वारा इन्हें लागू किया जाएगा, और जब सरकार के द्वारा इन्हें लागू किया जाएगा, तब भारत में एक सच्चा लोक कल्याणकारी राज्य स्थापित होगा। और जब सरकार के द्वारा इन्हें लागू किया जाएगा, तब भारत में एक सच्चा लोक कल्याणकारी राज्य स्थापित होगा। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, नीति निदेशक सीधे लागू नहीं होता है। ठीक है, राज्य जो होती है इनको लागू करती है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। समझ गए ना? मतलब खुद ब राष्ट्र। खुद लागू नहीं होता है। ठीक है, मैंने लिखाया। सर। और जब सरकार द्वारा इन्हें लागू किया जाएगा, तब भारत में एक सच्चा लोक कल्याणकारी राज्य स्थापित होगा। ठीक है, जी सर। समझ गए? क्लियर? यहाँ पे पूरा नाम क्या हम्म। था डॉक्टर पायली का? मैंने पूरा नाम नहीं लिखा था। डॉक्टर एम बी पायली पूरा नाम है। ठीक है, आप लोग चाहे तो उसमें एम बी डाल सकते हैं। ठीक है, एम बी। ठीक है, क्या नाम है? एम बी पायली पूरा नाम है इनका। ठीक है, डॉक्टर एम बी पायली। नाम वगैरह जो शॉर्टकट होता है ना, उसमें इंग्लिश भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नो इशू। ठीक है, जी समझ सर। गया ना? पूरा नाम क्या है इनका? जैसे नाम वगैरह में अगर चाहे तो हिंदी लिख सकते हैं, नीति निर्देशक तत्व की जगह पे डीपीएसपी लिखने से नंबर नहीं कटते हैं। ठीक है,
ये सब करने से नंबर नहीं कटते हैं, ठीक है। ये सब बेसिक चीजें हैं, ठीक है। वैसे कोशिश कीजिए, हिंदी लिख रहे थे हिंदी ही लिखें, लेकिन डीपीएसपी लिख देंगे, ये सब लिख देंगे तो उन सबसे कोई विशेष फर्क आपके मेंस की कॉपी पे नहीं पड़ने जा रहा है, इसलिए चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलिए इतना आपने लिख लिया, जी सर। क्लियर। जी। अब यहाँ पे लिखो केशवानंद भारती बनाम, ठीक है। केशवानंद भारती बाद 1973, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। केशवानंद भारती बाद 1973 लिखिएगा, ठीक है। केरल मत लिखिएगा, ठीक है, इसमें क्योंकि केस का फैसला नहीं है, नीति निर्देशक के संदर्भ में हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पे केस की जस्टिस की बात नहीं करें, इसलिए इसको सुधारना है, ठीक है। केशवानंद भारती बनाम, ठीक है। केशवानंद भारती बाद कर दीजिए, ठीक है, बनाम हटा दीजिए, केरल वाला ये नहीं लिखाएगा, ठीक है। केशवानंद भारती बाद 1973, ठीक है, जी सर। लिखेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने डीपीएसपी का वर्णन, सर्वोच्च न्यायालय ने मतलब केशवानंद भारती बाद 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने डीपीएसपी का वर्णन या फिर राज्य के नीति निदेशक तत्व का वर्णन, कुछ भी लिखिए, लोक कल्याणकारी राज्य को लेकर केशवानंद भारती बाद 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने डीपीएसपी का वर्णन लोक कल्याणकारी राज्य की, हाँ ठीक है, केशवानंद भारती बाद 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने डीपीएसपी का वर्णन लोक कल्याणकारी राज्य को लेकर किया किया है, ठीक है, कॉमा दीजिए। नीति निर्देशक तत्व में कुछ ऐसे आर्थिक और सामाजिक लक्ष्य, नीति निर्देशक तत्व में कुछ ऐसे आर्थिक और सामाजिक लक्ष्य अंतर्निहित है, ठीक है, क्या है अंतर्निहित, ठीक है, क्या लिखेंगे अंतर्निहित, अंतर, ठीक है, अंतर्निहित है, सर एक ठीक बार है। फिर से कीजिए तो। लोक कल्याणकारी राज्य को बता रहा हूं, ठीक है। केशवानंद भारती बाद 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने डीपीएसपी का वर्णन लोक कल्याणकारी राज्य को लेकर किया, लोक कल्याणकारी राज्यों को लेकर किया। या है नीति निर्देशक तत्व में कुछ ऐसे आर्थिक और सामाजिक लक्ष्य अंतर्निहित है, ये लक्ष्य सर आर्थिक एवं सामाजिक तत्व अंतर्निहित है। तथ्य लिखा है। हाँ। हाँ तो वही ठीक है, तत्व, जी। लक्ष्य भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, अंतर्निहित है, जिनको प्राप्त करने पर भारत में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो जाएगी। मतलब कहने का मतलब नीति निर्देशक तत्व में जो सारी चीजें दी गई है, अगर उसको हूबहू अगर, ठीक है, उसको लागू अगर कर लिया जाता है तो भारत में सामाजिक, ठीक है, भारत में लोक कल्याणकारी राज्य को स्थापना होने से कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन नीति निर्देशक तत्व क्या है, फंडामेंटल राइट से बड़ा उसका एरिया है, ठीक है, उसका क्षेत्र की बात करेंगे तो मौलिक अधिकार से बड़ा है, लेकिन मूलतः उसको लागू करना सबसे बड़ी क्या है, चुनौती है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो आपने लिख लिया, हो गया। सर लास्ट वाला एक बार बोल दीजिए तो। जिनको प्राप्त करने पर कितना स्लो आप लिखते हैं आप लोग। जिनको प्राप्त करने पर भारत में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद एक माइंड मैप बनाना है, एक क्या करना है, देखिए हम यहाँ पे एक टॉपिक लिखे, लोक कल्याणकारी तत्व में शामिल कुछ आधारभूत तत्व, ठीक है, एक टॉपिक यहाँ पे लिखेंगे, लोक कल्याणकारी, लोक कल्याणकारी, लोक कल्याणकारी तत्व में, ठीक है, शामिल कुछ आधारभूत तत्व, शामिल कुछ आधारभूत तत्व, ये आपका हेडिंग हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, एक इस तरह का बनाइए, ठीक है, इस तरह का सेम जो बना हुआ है ना, सेम ऐसा ही बनाइए, ठीक है, सेम ये जो बनाया हुआ माइंड मैप जिस प्रकार से बना हुआ उसी तरह से बनाइए, और जो चीजें लिखी हुई है सेम चीज को लिख दीजिए, ठीक है, फिर मैं सारी चीजों को एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है।
ठीक है, हो गया। नहीं। और जूम करूं? हाँ। हो गया। नहीं। हाथ चलाइए, हाथ चलाइए, ठीक है, नहीं तो एग्जाम में 5 क्वेश्चन भी नहीं लिखाएगा। हो गया है। हो गया। क्या लिखा? पहला में वैसे लक्ष्य और उद्देश्य जो एक समाज के रूप में देश के नागरिकों के द्वारा स्वीकार किए जाने थे, वैसे अधिकार जो नागरिकों को मौलिक अधिकारों के अलावा प्राप्त होना चाहिए। अब बोलोगे कौन सा अधिकार नागरिकों को मौलिक अधिकार के अलावा प्राप्त होना चाहिए, तो बहुत सारे ऐसे अधिकार है जो मौलिक अधिकार के अलावा भी नागरिकों को प्राप्त होना चाहिए। जैसे काम का अधिकार आपका मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन नीति निर्देशक तत्व में आपको काम का अधिकार मिलता है। अवकाश का अधिकार भी आपको मिल जाता है, जैसे आर्टिकल 42 की बात करेंगे, पेड लीव मिलता है, नहीं मैटरनिटी, क्या बोलते हैं उसको, मातृत्व अवकाश बोलते हैं। तो वो सब जो है जो इसमें आपको देखने को मैटरनिटी। मिलता है, ठीक है। बिल्कुल ठीक है, वैसी नीतियां जिसे सरकार द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिए, ठीक है। तो सारे के सारे इसी में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको आप लोग हम लोग डिटेल से करेंगे, ठीक है। आप देखेंगे एक टॉपिक लिखेंगे, नीति निर्देशक तत्व का वर्गीकरण, ठीक है, ये हो गया। क्या लिखेंगे? नीति निर्देशक तत्व का वर्गीकरण। टॉपिक क्या है? नीति निदेशक निदेशक तत्व का वर्गीकरण, ठीक है। क्या है? वर्गीकरण, ठीक है। सर वो लिख लिया? था ना, ये अलग टॉपिक है ना। हाँ, ये अलग टॉपिक है, ठीक है। नीति निर्देशक तत्व का वर्गीकरण, लिख लिया आपने? इसमें एरो देके लिखना शुरू कीजिए। नीति निर्देशक तत्व का वर्गीकरण का एरो देके लिखना शुरू कीजिए। लिखेंगे इसमें, भारत के संविधान में नीति निर्देशक तत्व का वर्गीकरण नहीं किया गया है, ठीक है। हमने हमारे संविधान में आप देखोगे तो कहीं पर भी नीति निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण नहीं किया गया है। ये समाजवादी है, ये गांधीवादी है, ये उदारवादी है, ऐसा कोई भी वर्गीकरण आपको नहीं देखने को मिलता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। क्या लिखोगे आप लोग? भारत के संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण नहीं किया गया है, ठीक है। परंतु परंतु वैचारिक स्रोत, क्या बोलेंगे? वैचारिक, क्या लिखेंगे? वैचारिक स्रोत, वैचारिक स्रोत, ठीक है। परंतु वैचारिक स्रोत और उद्देश्यों के आधार पर, वैचारिक स्रोत और उद्देश्यों के आधार पर, ठीक है, वैचारिक स्रोत और उद्देश्यों के आधार पर इन्हें 3 वर्गों में बांटा जा सकता है, ठीक है। अब बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कहीं पे भी, ठीक है, डीपीएसपी का, ठीक है, 3 भागों में बांटा नहीं है। ये उदारवादी है, तो ये गांधीवादियन फिलोसफी है, तो ये आपका समाजवादी हो गया, ऐसा कहीं पर भी नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिए। लेकिन हम लोगों ने अपने वैचारिक स्रोत और उद्देश्यों के आधार पर इनको 3 वर्गों में बांट दिया है, ठीक है। तो क्या लिखा आपने? भारत के भारत संविधान के में संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण नहीं किया गया है, परंतु वैचारिक हम्म। स्रोतों और उद्देश्यों के आधार पर इन्हें 3 वर्गों हम्म। में बांटा गया है। हाँ, तो कभी भी एग्जाम में पूछे तो भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का कितने वर्गों में विभाजन किया गया है, तो खुशी हो के 3 वर्ग में बांट दीजिएगा, कहीं भी नहीं है, समझे।
अपने हिसाब से पढ़ने के हिसाब सुविधा के हिसाब से, मैंने कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में कोई भी चर्चा नहीं किया गया है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए, सबसे पहले कौन सा सिद्धांत है? समाजवादी सिद्धांत। सबसे पहले कौन सा है? समाजवादी सिद्धांत। क्या लिखेंगे यहाँ पे? लिखे समाजवादी। क्या लिखेंगे? समाजवादी, ठीक है, सिद्धांत। कौन सा है? समाजवादी सिद्धांत, ठीक है। देखिए, एग्जाम में ना ये वाले बनाने से नंबर नहीं मिलते हैं, ठीक है, तो कभी भी इस तरह का एग्जाम में कभी भी ना बना करा है, ठीक है। इसको क्या करना है, आराम से दूसरे माइंड मैप से इस सबको दिखाने का हम लोग कोशिश करेंगे, ठीक है। ये वाला जो होता है खंडन करने वाला, कभी भी नहीं बनाना चाहिए, इसमें नंबर नहीं आते हैं, ठीक है, इसमें नंबर नहीं दिए जाते हैं, ये अच्छा नहीं होता है, इसलिए इसको दूसरे तरीके से दूसरे माइंड मैप में हम लोग करके दिखाएंगे, ठीक है, समझ गए। चलिए, अभी समाजवादी सिद्धांत में लिखिए। समाजवादी सिद्धांत में लिखेंगे, लिखिए, ये सिद्धांत ये सिद्धांत समाजवाद के विचार को ये सिद्धांत समाजवाद के विचार को लोकतंत्र में स्थापित करते हैं। ये सिद्धांत के विचार को लोकतंत्र में स्थापित करते हैं। ये सिद्धांत समाजवाद के विचार को लोकतंत्र में स्थापित करते हैं। इनसे 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 भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद की स्थापना होती है। इनसे लोकतांत्रिक समाजवाद की स्थापना होती है। जी सर। अब चलेंगे समाजवादी अनुच्छेद, ठीक है। अब यहाँ पे समाजवादी सिद्धांत आपने लिख लिया ना, अब समाजवादी अनुच्छेद। समाजवादी अनुच्छेद को आप लोग चाहे तो यहाँ पे इसको माइंड मैप के थ्रू दिखाइए। किस तरह से दिखाएंगे? तो देखिए, माइंड मैप के लिए आप क्या करो, यहाँ पे लिखेंगे समाजवादी अनुच्छेद। क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? समाजवादी अनुच्छेद। समाजवादी अनुच्छेद, ठीक है, इसको कर लीजिए ऐसे। अब इसको क्या कीजिए, क्या करोगे, ऐसे ऐसे करके भी दिखा सकते हैं, नहीं, या फिर चाहे तो इसको दो तरीका कर सकते हैं, ठीक है। या करो ऐसे निकाल लीजिए, और ये क्या करेंगे, अनुच्छेद, ठीक है, 38। अब इसको क्या करना है ना, आपको लिखना है ना, तो यहाँ पे आप चाहोगे तो बारी बारी से करते हुए लिखते हुए चलेंगे, ठीक है, या फिर केवल आर्टिकल्स को लिख देंगे, या फिर आर्टिकल्स को लिख के चाहे तो एक्सप्लेन करते हुए चले, ठीक है। तो आर्टिकल्स को आप क्या करोगे, लिख के छोड़ोगे या फिर एक्सप्लेन करते हुए चलोगे? लिख के छोड़ेंगे तो फिर बाद में एक्सप्लेन करना पड़ेगा, सर शॉर्ट में ठीक है। एक्सप्लेन कर सकते हैं। हाँ, तो शॉर्ट में एक्सप्लेन कीजिए, इसको लिखिए, आर्टिकल्स 38 में लिखिए, क्या है इसमें, लिख ले, कल्याणकारी राज्य, न्याय। हाँ, राज्य सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करेगा, लोक कल्याण को बढ़ावा देगा। क्या है इसमें? सॉरी सर, इनका हाँ, सर हम ये बोल रहे थे कि इमेंस की क्लास अपलोड नहीं होती है क्या? क्या? ये वाली मेंस की क्लास अपलोड नहीं होती है? होती अपलोड होती है, मैं अपलोड कर दूंगा, ऑलरेडी पहले का कुछ क्लासेस अपलोड है, ये भी अपलोड हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। काम है तो आप लोग कर सकते हैं, इस टाइम में अगर बिजी रहते हैं तो क्लासेस आपको अपलोड मिल जाएगी। ओके सर। ठीक। अनुच्छेद 38 में लिखिए, राज्य सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करेगा और लोक कल्याण को बढ़ावा देगा। राज्य सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करेगा, लोक कल्याण को बढ़ावा देगा, ठीक है, 38 हो गया। अब यहाँ पे चाहे तो एक पॉइंट और ऊपर से इसे खींचिए, यहाँ पे लिखिए अनुच्छेद 39। देखिए, ये माइंड मैप कब काम करेगा ना, जब 4 गो 5 गो को दिखाना है तब। अब जब 10 गो 12 गो आर्टिकल्स को दिखाना तब फिर थोड़ा घिचपिच हो जाता है, ठीक है। 4 गो 5 गो आर्टिकल्स को दिखाने के लिए बहुत परफेक्ट है ये, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको ये गोला वाला बना दिए, अगर मान लीजिए किसी आपको ज्यादा को दिखाना है ना, तो आप ये वाला बना लीजिए, ठीक है, ये वाला बना लीजिए, फिर ऊपर से खींचिए, फिर यहाँ से खींचिए, फिर यहाँ से खींचिए,
फिर यहाँ से खींचिए, फिर ऐसे करके घिंच घिंच के बना सकते हैं, ठीक है, जैसे आपको लगा, ठीक है। अनुच्छेद 39 में लिखे, राज्य नागरिकों के लिए आजीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराएगा, ठीक है। राज्य नागरिकों के लिए आजीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराएगा, राज्य नागरिकों के लिए आजीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध करवाएगा। देखिए आर्टिकल 39 जो है ना, थोड़ा बड़ा आर्टिकल है, ठीक है, इसमें ए बी भी है। 39 का सब क्लोज कैपिटल ए को बाद में भी जोड़ा गया था, तो इसमें थोड़ा थोड़ा सा ज्यादा लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो 39 में आपने क्या लिखा, राज्य नागरिकों के लिए आजीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराएगा। इसी में एक पॉइंट दे दीजिए, एरो बना के लिख दीजिए, इसी में एक पॉइंट को और लिखिए, इसी में 39 के अंदर भी भौतिक संसाधनों का समान वितरण करेगा, भौतिक संसाधनों का समान वितरण, केवल कुछ व्यक्तियों के पास धन का संकेंद्रण न हो, ठीक है, धन का संकेंद्रण, ठीक है, धन कहीं कहीं पे आप कहीं कहीं पे क्या, इसी में लिखना है सर? हाँ इसी में भौतिक संसाधनों का समान वितरण भी इसी में। अगला इसी में एक एरो देके या फिर ये वाला बना के स्टार बना के इसमें लिखिए, इसी के अंदर में ही लिखिए, केवल कुछ व्यक्तियों के पास धन का संकेंद्रण न हो, ठीक है। कहीं कहीं पे लोग लिखते हैं धन का केंद्रीयकरण, धन का केंद्रीयकरण नहीं होता, ठीक है, मनी का सेंट्रलाइज नहीं होता है, पावर का केंद्रीयकरण होता है, धन का क्या होता है, संकेंद्रण होता है, ठीक है। तो भाषा को पहचानिए, इसमें केंद्रीयकरण नहीं लिखेंगे, संकेंद्रण को लिखेंगे, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। पावर का क्या होता है, पावर क्या होता है, पावर का केंद्रीयकरण होता है, ठीक है, धन का संकेंद्रण, ठीक है, समझ गए। तो कुछ व्यक्तियों के पास, केवल कुछ व्यक्तियों के पास धन का संकेंद्रण न हो, अंतिम इसी में लिखे, इसी में एक लास्ट पॉइंट इसी में 39 के अंदर ही, पुरुषों और महिलाओं के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन, ठीक है, हो गया 39 कंप्लीट। अब इसमें इसमें और एक आर्टिकल्स कौन सा है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है, इसमें और एक आर्टिकल्स कौन सा है, 41 लिखिए आप, 41, ठीक है, कौन सा आर्टिकल्स लिखेंगे, 41, इसी में एक आर्टिकल्स लिखिए, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 41 लिखिए, ठीक है। अनुच्छेद 41 क्या कहता है, बेरोजगारी, बुढ़ापा, बेरोजगारी में, बुढ़ापा में, बीमारी में, विकलांगता के मामले में कार्य करने, शिक्षा पाने और सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार होगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आर्टिकल 41 क्या कहता है, बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी, विकलांगता के मामले में कार्य करने, शिक्षा पाने और सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार होगा, ठीक है। और ये हम लोग लेते भी है, जब लोग बेरोजगार हो जाता है तो क्या होता है, बेरोजगारी की पेंशन भत्ता दिया जाता, क्या होता है उसको, बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है, 12,000 रुपया मिलता है ना साल का, आप लोग को मिला हुआ है कि नहीं, 1,000 रुपया करके राज्य सरकार देती है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। सर या फिर आप शिक्षा पाने और सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार, ठीक है, शिक्षा पाने और सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार। तब बेरोजगारी में भी राज्य आपको कुछ पैसा दे देती है। बुढ़ापा के हो जाता है तो लोगों को बुढ़ापा पे आश्रित के ऊपर, लोग दूसरे के ऊपर आश्रित हो जाता था, इसको कम करने के लिए पेंशन देती है, नहीं क्या बोलती है वो, वृद्धा पेंशन मिलता है ना, ठीक है। उसके बीमार अगर कोई हो जाए तो उसके लिए राज्य की हॉस्पिटल है कि नहीं, एम्स वगैरह बना हुआ है, सदर अस्पताल है, सरकारी हॉस्पिटल है, जाइए वहां पे मुफ्त में आपका इलाज हो जाएगा। कोई व्यक्ति अगर विकलांग है तो उसको विभिन्न प्रकार की सुविधाएं दी जाती है, नहीं, आप बोलोगे सर क्या सुविधा है, तो टिकट के लाइन में उनको लगना नहीं पड़ता है, रेलवे में जाएंगे तो उनके लिए विशेष प्रकार का उतरने और चढ़ने वाला बना होता था। इन सारे चीजों पे राज्य जो करते थे, कहीं ना कहीं से क्या चीज कहते हैं, समाजवाद का ही तो असर है कि नहीं है। अगर समाजवाद का नहीं असर रहेगा तो क्या ही फर्क पड़ा हुआ, क्यों सोचेगा राज्य आपके लिए, नहीं। तो अभी का जो राज्य जो है कैसा राज्य, सामाजिक लोकतांत्रिक राज्य है, ठीक है। राज्य पहले का जो राज्य होता था
पुलिस राज्य होता था। पुलिस राज्य में क्या था, लोगों का रक्षा करना, लोगों का संपत्ति का रक्षा करना, दो लोग आपस में लड़ाई करे तो उसको छुड़ा देना, झगड़ा को बंद करना, ये सब था पुलिसिंग राज्य। अभी का राज्य क्या है, अभी का राज्य क्या है, ज्यादा से ज्यादा समाजवादी कार्यों को करती है ताकि लोग का मतलब क्या विकास हो सके, लोगों का शिक्षा पे ध्यान देती है, लोगों के स्वास्थ्य पे ध्यान देती है, लोगों का ट्रेवल पे ध्यान देती है, लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिल सके, ठीक है, कीमत को कम रख सके, इन सब सारी चीजों पे देती है। इसलिए देखेंगे सरकार के द्वारा जो भी चीजें चलाई जाती है, संचालित की जाती है, वो सस्ता होता है। हॉस्पिटल में पैसे नहीं लगते हैं, ट्रैवलिंग करने जाएंगे तो ट्रेन का किराया काफी कम होता है, ठीक है, सरकारी बस में यात्रा करेंगे तो उसकी भी किराया क्या होती है, काफी कम होती है। सरकार सरकारी मेडिसिन आपको फ्री मिल जाता है। या फिर आप देखेंगे अभी भी बीजेपी बीजेपी बोल रहा हूँ, ठीक है, अभी केंद्र सरकार के द्वारा जो वो आयुष्मान भारत योजना के जो जो मेडिसिन जो मिलती है, देखिए कितनी सस्ता दवा होती है, नहीं 40 रुपया 50 रुपया में बहुत सारा दवा मिल जाता है। सब क्या है, एक समाजवादी राज्य का सबके सब क्या है, लक्षण है, ठीक है। तो 43 में लिख लिया, 41 में लिख लिया, अब चलो 42 में लिखे। 42 अनुच्छेद 42 लिखिए। इसमें राज्य काम की न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियों को सुनिश्चित करेगा। राज्य काम की न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियों को सुनिश्चित करेगा। मातृत्व राहत के लिए प्रावधान करेगा। मातृत्व राहत के लिए प्रावधान करेगा, ठीक है, हो गया। मैटरनिटी लीव किस में है, तो 42 में है, ठीक है। चलिए आप 43 में लिखिए। 43 में लिखेंगे, 43 में लिखें। अनुच्छेद 43 में क्या है, तो राज्य सभी कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मजदूरी और उचित जीवन स्तर सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। देखिए ये सारी चीजों को अगर लागू कर दिया जाए अच्छे से तो क्या हो सकता है, राज्य का भी सुंदर हो सकता है, नहीं बेहतरीन राज्य बन सकता है। लेकिन इन सारे प्रावधानों को लागू करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसलिए प्रश्न आता है, डीपीएसपी को लागू करने में उत्पन्न प्रमुख चुनौतियों का विस्तार से वर्णन करें, ठीक है। 38 नंबर, ठीक है, लिखेंगे राज्य सभी कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मजदूरी और उचित जीवन स्तर सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। समझ गए। अब देखोगे राज्य की कर्मचारी के लिए न्यूनतम मजदूरी, आप देखोगे जैसे कि क्या होता है, मनरेगा में जो काम करते हैं तो होता है ना भाई, 250 रुपया बिहार में उससे कम नहीं मिलेगा, है ना। अगर आप अपने यहाँ भी किसी को काम करवाते हैं और उसको दिन भर काम करवाने के बाद 100 रुपया अगर आप उसको देते तो जाके आपको केस कर देगा आपको। अब वहां पे न्यूनतम मजदूरी एक्ट बना हुआ है भाई, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम बना हुआ है, अगर न्यूनतम मजदूरी से कम किसी को मजदूरी देते हैं आपको सजा दिया जाएगा। मतलब 250 रुपया से कम मजदूरी हो नहीं सकता है, नहीं। जैसे टेम्पू पे बैठते थे, कम से कम कितना किराया देते हैं, थोड़ा दूर भी गए 200 मीटर भी गए तो 10 रुपया बोलता है ना 10 रुपया से कम नहीं होगा, लेता है 10 रुपया से कम। उसी तरह न्यूनतम मजदूरी एक्ट है, ठीक है। आप चलेंगे अनुच्छेद 43 का क, अनुच्छेद 43 का क भी है, ठीक है। 43 का सब क्लोज क देखिए। इसमें उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों के भागीदारी के लिए राज्य कदम उठाएगा। उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों के भागीदारी के लिए राज्य कदम उठाएगा। उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों के भागीदारी के लिए राज्य कदम उठाएगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। क्या है 43 में, 40 उद्योगों के प्रबंधन में, ठीक है, श्रमिकों की भागीदारी के लिए राज्य कदम उठाएगा। आप इसका लिखेंगे समाजवादी का अंतिम आर्टिकल 47 की बात करेंगे तो गांधीवादी भी। आप देखिए जो समाजवादी अनुच्छेद है
वो गांधीवादी भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है? जी गांधी जी का विचारधारा कैसा विचारधारा? समाजवादी विचारधारा, ठीक है। लेकिन गांधी जी राज्य के सिद्धांत को नहीं मानते थे। जी सर। गांधी जी राज्य के सिद्धांत को नहीं मानते थे। गांधी जी राज्य को बनाने के पक्ष में ही नहीं थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। गांधी जी का विचारधारा थोड़ा यूटोपियन टाइप का था, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखेंगे। अनुच्छेद 47 लिखे इसमें। 47 क्या कहता है? लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाना और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना। क्या है? लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाना और सार्वजनिक स्वास्थ्य में क्या करना है? सुधार करना। हम उम्मीद कर रहे हैं से आप लोग पूरा माइंड मैप बना के ही लिख रहे होंगे, ठीक है। किसी भी तरीके से दिखाना, ये सारे के सारे समाजवादी सिद्धांत थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। समझ गए? क्लियर हो गया? तो अगर आपसे कोई पूछेगा तो बताओ, ठीक है, ये समाजवादी सिद्धांत में कौन कौन से आएंगे? समाजवादी सिद्धांत में अनुच्छेद 38 है, 39 है, 39 के का है, 41 है, 42 है, 43 है, 43 के का है और 47 है, ठीक है। ध्यान रखेंगे। आप बोलोगे सर इस 47 क्या है? ये देखिए, राज्य किसी भी व्यक्ति को किसी भी नाशक पदार्थ के सेवन होने से रोक सकता है, ड्रग्स की बैन कर सकता है, शराब को बैन कर सकता है, और लोगों में पोषण की मात्रा को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं को शुरू कर, मिड डे मील स्कीम को शुरू किया गया। किसके तहत? 47 के आधार पर ही तो किया गया। आंगनबाड़ी सेंटर में देखिएगा बच्चों को दाल, प्रोटीन युक्त आहार वगैरह ये सब दिया जाता है, कि 47 के तहत ही तो दिया जाता है। बिहार में शराब बंद है, 47 के तहत ही तो है, ठीक है। आपको देखेंगे गुजरात वर्षों से ड्राई स्टेट है, 47 के तहत ही तो है, ठीक है। ड्रग्स का सेवन कोई नहीं कर सकता है, 47 के तहत ही तो है, ठीक है, समझे? क्लियर? जी चलेंगे, सर। तो ये हो गया। अब हम लोग चलेंगे, पढ़ेंगे गांधीवादी सिद्धांत। क्या पढ़ेंगे? गांधीवादी सिद्धांत, ठीक है। आपका क्या है, तो इसमें गांधीवादी सिद्धांत को आपको देखना है, ठीक है। अभी हमने समाजवादी देखा, अब गांधीवादी सिद्धांत लिखिए, ठीक है। जैसे वहां पे लिखे थे उसी तरह से गांधीवादी सिद्धांत को भी लिखिए, ठीक है। गांधीवादी सिद्धांत को लिखने के बाद डैश देके लिखिए। लिखेंगे यह सिद्धांत गांधीवादी विचारधारा पर आधारित है। यह सिद्धांत गांधीवादी विचारधारा पर आधारित है। यह सिद्धांत गांधीवादी विचारधारा पर आधारित है जी। तथा यह गांधी जी के सपनों को साकार करने के लिए प्रयास करते हैं। तथा यह गांधी जी के सपनों को साकार करने के लिए प्रयत्न करते हैं। गांधी जी के सपनों को गांधी जी के सपनों को साकार करने के लिए प्रयास करते हैं या फिर प्रयत्न करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे संबंधित अनुच्छेद, ठीक है। संबंधित अनुच्छेद या फिर गांधीवादी अनुच्छेद, संबंधित लिख दीजिए क्योंकि गांधीवादी तो ऊपर में चल ही रहा है, ठीक है। संबंधित, ठीक है, अनुच्छेद, ठीक है। लिखिए इसमें संबंधित अनुच्छेद। अनुच्छेद 40 क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 43, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे अनुच्छेद 43 का ख, अनुच्छेद 43 का सब क्लोज ख, ठीक है। और फिर लिखेंगे अनुच्छेद 46 हो जाएगा, ठीक है, अनुच्छेद 46। और फिर लिखेंगे अनुच्छेद 47, क्या लिखेंगे? अनुच्छेद 47। और अंतिम में हो जाएगा अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 48। क्या क्या लिख लिया गांधीवादी में आपने? अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 43 की खा, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 48, ठीक है। सारे आर्टिकल्स को हमको एक्सप्लेन करना है, इसीलिए आप लिखे अनुच्छेद 40 लिखकर डैश देके लिखिए।
या फिर आप वहां से भी लाइन खींच के लिख सकते हैं, एज योर विश, जैसी आपकी इच्छा। दोनों तरीका मैंने बता दिया है। जी सर। एक कप सिर्फ हमको दिया है, इतना खराब है ना, हमको लगता है फांसी उसी का सजा बंद करके कप सिर्फ पीने का सजा देना चाहिए। इतना इसका गंदा टेस्ट है। ठीक है, अनुच्छेद 40 दे के लिखिए, अनुच्छेद 40 दे के लिखिए। लिखेंगे अनुच्छेद 40 में, राज्य ग्राम पंचायतों को, राज्य ग्राम पंचायतों को स्वशासन की इकाइयों के रूप में संगठित करने के लिए कदम उठाएगा। राज्य ग्राम पंचायतों को राज्य ग्राम पंचायतों को स्वशासन की इकाइयों के रूप में संगठित करने के लिए कदम उठाएगा। हो गया। अनुच्छेद 43 पे लिखिए, हूबहू लाइन लिखा हुआ है, इसको लिख दीजिए। हो गया। तैतालीस में लिखा आपने, राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। ठीक है, कुटीर उद्योग छोटे स्तर के उद्योग जिसमें लोगों को डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो, ठीक है, इसको कुटीर उद्योग बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई अपने घर में छोटा सा कोई अपने हाथ से सामान बना के ही बेच रहा है तो कुटीर उद्योग है। अगर कोई अपने घर में क्या बोले कोई क्या बोलते हैं पकौड़ी ही बना के बेच रहा है, वो भी कुटीर उद्योग का एग्जाम्पल है। ठीक है, कुछ भी कर रहा है जिससे किसी को रोजगार मिल रहा है, अर्थ की प्राप्ति हो रही, सबके सब कुटीर उद्योग में आएंगे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। 43 के ख में लिखिए, 43 के ख में लिखिए, सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देना। बढ़ावा देना नहीं, देगा, राज्य लगा दीजिएगा। ठीक है, लिखिएगा सहकारी समितियों के, राज्य सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देगा। अगर कोई अगर पूछेगा से भारतीय संविधान में आरक्षण का आधार क्या है, तो अनुच्छेद 46 है। ठीक है, अनुच्छेद 46 के आधार पर ही आरक्षण दिए जाते हैं। ठीक है, एक केस हुआ था चंपक दुरई राजन केस। ठीक है, आई थिंक 1951 का शायद केस है। ठीक है, तो अनुच्छेद 46 को आधार बना के आरक्षण दिया गया है। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, तो 43 का ख हो गया। लिखिए 46 में लिखिए फोर्टी सिक्स में लिखे, राज्य समाज के कमजोर वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जाति, ये एससी वगैरह छोड़ दीजिएगा, अनुसूचित जनजाति और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देगा। सर एक बार फिर से रिपीट कीजिए। लिखा हुआ तो है, देख देख राज्य नहीं लिखा है। राज्य समाज के कमजोर वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जाति
कौमा अनुसूचित जनजाति और अन्य कमजोर वर्गों और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देगा। ठीक है। हो गया, छूटा। चलिए अब लिखे 47। अब लिखिएगा 47। देवी और सजनों लिखिए 47। लिखिए सेम टू सेम है। राज्य सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए कदम उठाएगा और नशीले पेय तथा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीली पदार्थों के सेवन पे रोक लगाएगा। राज्य सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए कदम उठाएगा और नशीले पेय तथा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीले पदार्थों के सेवन पे रोक लगाएगा। सर ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे लिखिएगा 48। गाय गाय गायों बछड़ों और अन्य दुधारू पशुओं के वध पे रोक लगाने तथा समय राज्य लगा दिए। राज्य गायों ठीक है बछड़ों और अन्य दुधारू पशुओं के वध पर रोक लगाने और मवेशियों को पालने और उनकी नस्लों में सुधार करने के लिए प्रयास करेगा। ठीक है, अब देखिएगा ये गांधी जी गाय बछड़े के बारे में क्यों बात करते थे, क्योंकि गांधी जी जानते थे भारत के 75% से अधिक लोग की बात करें पशुपालक या फिर कृषक है, और गांधी जी गाय बछड़ा को आर्थिक प्रगति का चिन्ह मानते थे। अभी भी गांव में चले जाइए, किन्हीं के पास अगर गाय है तो वो मतलब निर्भरता उसकी बहुत अधिक तक गायों पे ही होती है। ठीक है, पशु को धन माना जाता है, पशु को हमारे यहाँ धन माना गया। पशुधन लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? तो किसी के पास गाय है, अगर मान लीजिए गाय एक दिन में 5 लीटर भी अगर दूध देती है, 50 रुपये दूध बिकता है। ठीक है, 250 रुपया उसका आ जा रहा है। गाँव में 250-300 रुपया एक दिन के लिए ठीक ठाक होता, चल जाता है, दिक्कत सिक्कत परिवार चल जाता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट, गांधी जी बहुत ही दूरदर्शी थे, उन सब चीजों को समझते थे। नहीं तो अगर इन सब चीजों पर अगर ध्यान नहीं दिया जाए, ठीक है, तो क्या होगा, हमको भी दूध को भी मतलब क्या करना पड़ेगा, इम्पोर्ट करना पड़ेगा। पैकेट में दूध आपको देखिएगा कहीं बाहर से आएगा, जैसे बहुत सारे देशों में देखिएगा जाता है। भारत भी बहुत अधिक दूधों का निर्यात करता है। बहुत सारी जगह जगह पे देखिए, कनाडा वगैरह जो है बहुत बड़ा देश है जो कि मिल्क का निर्यात वगैरह वो करता है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ठीक हमारे संविधान में इसको शामिल किया गया। ये आर्टिकल्स 48 जो है गांधीयन थ्योरी है। ठीक है, गांधी जी भी पशु के वो तो बकरी पालते थे गांधी जी, बकरी के दूध भी पीते थे नहीं, क्योंकि गांधी जी कभी भी दूध गाय और मतलब ठीक है गाय और मतलब भैंस का दूध कभी भी वो नहीं पिए। ठीक है, क्योंकि मानना था से गाय और भैंस का दूध पीने से ठीक है उनका जो बच्चा जो होगा उसका हक की मतलब वो होगी। ठीक है, उनका ऐसा माना, क्यों मानते नहीं पता, बकरी के संदर्भ में भी ऐसा हो सकता था। तो उन्होंने बहुत पहले बकरी गाय और भैंस का दूध पीना उन्होंने छोड़ दिया, त्याग दिया। वो बजाते के साथ लिखते हैं। ठीक है, गाय को माता, बकरी को माता, भैंस को भी उन्होंने माता कहा है। ठीक है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ठीक है, मैं आपको शेयर करूंगा, देखिए भैंस माता बकरी माता का के उन्होंने संबोधित किया है। अब बकरी के दूध के ऊपर निर्भरता यहीं से नहीं, साउथ अफ्रीका से ही उनकी रही है। ठीक है, और दूसरी बात प्रोटीन का स्रोत है, प्रोटीन बहुत महंगा होता है। प्रोटीन का सबसे सस्ता स्रोत की बात करेंगे तो एक मतलब जो पशु जो क्या बोलते हैं शाकाहारी है उनके लिए तो दूध ही है।
ठीक है। बाकी मांसाहारी के लिए तो प्रोटीन का मांस स्रोत है, अंडा सस्ता स्रोत माना जाता है मांसाहारी के लिए, लेकिन शाकाहारी के लिए यही है। तो एक समाजवादी समाज के लिए आर्टिकल 47 बहुत जरूरी है। अब चलिए सेम चीज लिखिए, उदार उदार और बौद्धिक, उदारवादी लिख दीजिए सीधे, उदार और बौद्धिक सिद्धांत के जगह पे सीधे उदारवादी, उदारवादी सिद्धांत। ठीक है, इसको लिखे डैश देके, लिखेंगे इसमें ऐसे सिद्धांत, ऐसे सिद्धांत, ऐसे सिद्धांत जिसमें स्वतंत्रता और उदारवाद की भावना को आगे बढ़ाया गया है, ऐसे सिद्धांत जिसमें स्वतंत्रता और उदारवाद की भावना को आगे बढ़ाया गया है, ऐसे सिद्धांत जिसमें स्वतंत्रता और उदारवाद की भावना को आगे बढ़ाया गया है। ठीक है, ऐसे सिद्धांत, ठीक है, ऐसे सिद्धांत जिसमें स्वतंत्रता और उदारवाद की भावना को आगे बढ़ाया गया है। ठीक है, अब एक इसमें लिखेंगे संबंधित अनुच्छेद। ठीक है, क्या लिखेंगे? संबंधित अनुच्छेद, संबंधित अनुच्छेद, इसमें लिखे आप, लिख दीजिए अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 48 का क और 49, 50, 51, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 48 का क, सर बोलने में दिक्कत हो रही है तो कल लिखवा दीजिएगा कोई। नहीं, थोड़ा सा ही बाकी है। ठीक है, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 48 का क, 49, 50, 51, समय अनुच्छेद लगा के 49, 50, 51। हो गया? लिख लिए? जी सर। 44, 45, 48, 48 के कहा 49, 49, 50, 51। अनुच्छेद 44 लिखे डैश देके लिखिए, अनुच्छेद 44 देकर डैश देके लिखिए, अनुच्छेद 44 देकर डैश देके लिखिए। समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता, अनुच्छेद 44 क्या है? समान नागरिक संहिता, सीधे इतना ही, समान नागरिक संहिता सीधे लिख के छोड़ दीजिए। 45 में लिखे 6 वर्ष तक के बच्चे को प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल तथा शिक्षा प्रदान करना। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 45 की बात करेंगे तो इसमें 6 वर्ष तक के बच्चा है। ठीक है, मतलब 0 से 6। ठीक है, और एक है अनुच्छेद 21 का ए, जो कि आपको फंडामेंटल राइट भी है। ठीक है, इसमें क्या है? 6 से 14 है। ठीक है, ध्यान रखिए, इसमें क्या है? 6 से 14 है। ठीक है, तो अनुच्छेद 45 लिखेंगे 6 वर्ष तक के बच्चों के, 6 वर्ष तक की, ठीक है, 6 वर्ष तक के बच्चों को प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल तथा शिक्षा प्रदान करना। मतलब इसमें बच्चों की देखभाल भी करना, शिक्षा प्रदान भी करना। बोलोगे सर शिक्षा प्रदान करना तो समझ में आता है, देखभाल कैसे करते हैं? तो देखिएगा, राज्य क्या होता है, बच्चों को इंजेक्शन लगवाता है, सेंटर होता है गांव देहात में, जाइए वहां पे बच्चों का इंजेक्शन लगाइए। ठीक है, पैसा नहीं देना होता है। पोलियो की दवा पिलाने के लिए अब आती है, नहीं संस्थाएं आती है, अब बच्चों को पढ़ाने के लिए आंगनबाड़ी में भर्ती करा दीजिए। बच्चों को देखिएगा पौष्टिक आहार से संबंधित चीजें दी जाती है। अब बच्चा तो खाएगा नहीं, तो बच्चा का जो मिल्क फीडिंग जो करती है माए करती है, नहीं तो माँ अगर अच्छे भोजन का सेवन करेगी तो ही बच्चे के अंदर भी जाएगा, नहीं तो माँ को मतलब दिया जाता है। नहीं, जी सर। समझ गए ना? ब्रेस्ट फीडिंग करने वाली, मतलब जो कि क्या बोलते हैं उसको, जो कि दूध का मतलब सेवन करवाते अपने बच्चे को, वैसे माओ को मतलब देखिएगा आंगनबाड़ी केंद्र के द्वारा या फिर जगह जगह पे क्या होता है, उनको विशेष प्रकार का पौष्टिक भरे आहार भी मतलब क्या किया जाता है, उनको अवेलेबल करवाया जाता है। नहीं, चलिए तो 45 हो गया।
चलिए 48 में लिखिए, पोस्ट 48 में लिखिए, कृषि और पशुपालन को आधुनिक एवं वैज्ञानिक आधार पर संगठित करना। कृषि और पशुपालन को वैज्ञानिक और, गलत लिखा हुआ है, गलत है ये, क्या लिख- ये वाला लाइन सही है। लिख दीजिए, दुधारू पशुओं के वध पे रोक लगाना और मवेशियों को पालने में उनके नस्लों में सुधार करने का प्रयत्न करेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ऊपर तो लिखे है ना 48 आप लोग। हाँ जी सर। सर। अरे 48 लिखे ना, सेम को रिपीट कीजिए हाँ, उसमें, हाँ। और 49 में लिखिए। 48 वाला जो था सेम रिपीट हो जाएगा। सर 48 के कौन है? हाँ 48 के कॉम में लिख, 48 के कॉम में लिखिए। पर्यावरण का रक्षा होगा उसमें, पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना, देश में वनों का वन्य जीवों की रक्षा करना। राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार, पर्यावरण की रक्षा और सुधार तथा देश के वनों एवं वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। हो गया। 49 लिखिए। 49 में लिख दीजिए। 49 में लिखिए ये। 49 में राज्य की कलात्मक तथा ऐतिहासिक महत्व के प्रत्येक स्मारक या स्थान की रक्षा करेगा। यहाँ पे सीधे लिए, राज्य ऐतिहासिक महत्व के स्थान स्मारक की रक्षा करेगा। राज्य ऐतिहासिक महत्व के, ठीक है, स्थान स्मारक की रक्षा करेगा। 49 में क्या लिखेंगे? राज्य ऐतिहासिक महत्व के स्थान स्मारक की रक्षा करेगा। जी सर। 49 हो गया, राज्य ऐतिहासिक महत्व के स्थान स्मारक की रक्षा करेगा। 50 में लिखिएगा, कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक करने का प्रयास। 50 में क्या है? कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक करने का प्रयास। कार्यपालिका कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक करने का प्रयास। अनुच्छेद 51 में लिखिए। राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को स्थापित करने का प्रयास करेगा। राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को स्थापित करने का प्रयास करेगा। ठीक है, क्या करेगा? राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को स्थापित करने का प्रयास करेगा। ठीक है, जी सर। कल के क्लास में हम लोग देखेंगे मौलिक अधिकार बनाम नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, फंडामेंटल राइट वर्सेस डीपीएसपी। ठीक है, कल के क्लास में हम लोग देखेंगे। कल यही से आपकी क्लास कंटिन्यू होगी। ठीक है, ये सारे के सारे बहुत महत्वपूर्ण थे। प्रीलिम्स की जान माना जाता है डीपीएसपी। प्रीलिम्स से एक प्रश्न आपको अगर रहते ही तो रहते ही, हमेशा रहते हैं। ठीक है, फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी प्रीलिम्स से खूब प्रश्न पूछा जाता है। तो प्रीलिम्स से भी ये सब अनुच्छेद जो आप देख रहे हैं, जो मैंने आपको बताया है, ठीक है, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको ध्यान में रखें। ठीक है, तो चलिए फिर कल के क्लास में मिलते हैं इसी वक्त। क्लियर? कोई डाउट?
9 से। थोड़ा देर के बाद रिकॉर्डिंग वीडियो मिल जाएगा, नोट्स बना लीजिएगा आप लोग, ठीक है।